इस वीडियो सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं यूपीपीएससी प्रीव्यू को। ये है इंग्लिश वर्जन में और इसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, सोशल डेवलपमेंट, हर सब्जेक्ट के। एक बुक ही काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कवर किया है इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री से एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। इसके सभी टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अभी हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, important committees of the constituent assembly एंड सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी टॉपिक्स कवर हो गए। अब हम देखेंगे आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्केड्यूल्स एंड प्रीएम्बल से पूछे गए क्वेश्चंस को। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन्हें तो छोड़ के जाना ही नहीं है। ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो भी आर्टिकल्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो इसका पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप कहाँ है? पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन कहाँ है? आर्टिकल 117 में। स्पेशल प्रोविजन इन रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल बिल्स इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 117। इट्स थ्री क्लॉजेस गिव वेरियस कंडीशन फॉर द फाइनेंशियल बिल। देखो फाइनेंशियल बिल जो है आर्टिकल 117 में है, जिसमें 3 क्लॉजेस हैं, अलग अलग कंडीशंस बताते हैं। आर्टिकल 119 में क्या है? गिव्स प्रोविजन फॉर द रेगुलेशन ऑफ लॉ। आर्टिकल 121 में क्या है? इट इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। और आर्टिकल 123 में क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द प्रमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज। ऑल इंडियन सर्विसेज जो है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या देता है? ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसमें। अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है यानी राज्यसभा ये डिक्लेयर कर दे बाय रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3, यानी एक रेजोल्यूशन पास करे 2/3 मेजोरिटी से ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन द नेशनल इंटरेस्ट। वो ये रेजोल्यूशन पास करे बाय 2/3 मेजोरिटी, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग है, और कहे कि ये नेसेसरी है, एक्सपीडियंट है नेशनल इंटरेस्ट में, कि हमें एक या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। ठीक, तो वो क्रिएट की जाएंगी। पार्लियामेंट जो है में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना के एक या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो क्रिएट करेगी। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये सही है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी सही है। आर्टिकल 44 में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, नहीं, आर्टिकल 48 में नहीं है, आर्टिकल 50 में है। ठीक है। आर्टिकल 48 में क्या है? आर्टिकल 48 प्रोवाइड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और आर्टिकल 50 में क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है। फिर है हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आर्टिकल 26, 40, 98 एंड 239। ये लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन ठीक है। आर्टिकल 26 तो आसान है। इसमें क्या होगा? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है। आर्टिकल 40 में क्या होगा? आर्टिकल 40 तो विलेज पंचायत से रिलेटेड है।
देन आएगा आर्टिकल 98। आर्टिकल 90 इज रिलेटेड टू सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट एंड 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 98 सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। 239 में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। फिर आएगा हमारा मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 14, 36, 74 और 368। ठीक, 368 किससे रिलेटेड है, अमेंडमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 36 डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। ठीक, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, 36 डीपीएसपी, 74 रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और 368 किससे रिलेटेड है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। अगेन आर्टिकल्स, क्योंकि ये टॉपिक ही आर्टिकल्स वाला है तो फिर आर्टिकल्स ही पूछे जाएंगे ना बार बार। तो टू एडमिट न्यू स्टेट, अगर नया स्टेट एडमिट करना है तो आर्टिकल 2। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन 22 में है। और पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू एसेंट द बिल, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बिल को एसेंट दे सकते हैं, वो 111 में है। 111 नए स्टेट के लिए आर्टिकल 2 राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन 22 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल आर्टिकल 111। फिर आएगा हमारे पास मैच लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ आर्टिकल 54 है, फिर 155 है, आर्टिकल 75 है और 164 है। फिर यहाँ पे लिस्ट 1 इस तरीके से दे रखी है, तो हम डायरेक्ट देखते हैं। आर्टिकल 54 में क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 75 में अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। और जो अदर मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 155 इज रिलेटेड टू the appointment of the governor. Article 164 is related to appointment of the chief minister of the states and other minister. उन्हें भी कैसे अपॉइंट किया जाएगा, shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister. Article 170 इसमें क्या है, it contains provision for the composition of state legislative assemblies. फिर है हमारे पास मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, 61, 67, 94 और 90। ठीक है, आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देन है 67 रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, 67 का क्लॉज बी। 94 रिमूवल ऑफ स्पीकर और 90 रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो फिर से देखेंगे, लिस्ट 1 और इधर है लिस्ट 2। आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 67 क्लॉज बी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ द स्पीकर। आर्टिकल 90 रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमारे पास इधर लिस्ट 1 है, इधर लिस्ट 2 है। आर्टिकल 323A किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। आर्टिकल 324 इज रिलेटेड टू इलेक्शन। आर्टिकल 330 में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा। आर्टिकल 320 इसमें क्या है, फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो 323A में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। 324 में इलेक्शंस। 330 में रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST इन लोकसभा।
और 320 में फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। फिर से हमें आर्टिकल्स मैच करने हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल में है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 226। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266। फाइनेंस कमीशन 280। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 और कैग 148 में है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में है। देन यहाँ पे आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368, फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ऑल इंडिया सर्विसेज 312। कैग 148 में है, फाइनेंस कमीशन 280 में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323 में, यूपीएससी 315। तो ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का फ़ायदा। एक ही चीज़ बार बार पूछी गई है और आपको याद भी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम भी यही पूछा जाएगा, कुछ नया नहीं आने वाला है। कैग 148, फाइनेंस कमीशन 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A, यूपीएससी 315। इसमें हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल 263, फाइनेंस कमीशन 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A और यूपीएससी 315, ये सब के सब सही हैं, तो इसको ड्रॉप कर दिया गया होगा। इंटर स्टेट काउंसिल 263 में है, फाइनेंस कमीशन 280 में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A में है, यूपीएससी 315 में है। अगेन आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, 280 में फाइनेंस कमीशन, 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 324 इलेक्शन कमीशन, 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, 280 में फाइनेंस कमीशन, 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। इलेक्शन कमीशन 165 नहीं, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST नहीं, इलेक्शन कमीशन कितने में है? 324 में है। नेशनल कमीशन फॉर SC आर्टिकल 148 में क्या है? कैग है। नेशनल कमीशन फॉर SC ये किस आर्टिकल में है? 338 में है। फाइनेंस कमीशन ये भी रॉन्ग है, 280 में है। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये हमारी 338 में है, तो ये भी रॉन्ग है। ये सब के सब रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर नहीं है। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली? आर्टिकल 17 इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो। आर्टिकल 78 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, 192 में सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ पार्लियामेंट, 352 में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, दिस इज राइट। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? 352 में है। आर्टिकल 17 में क्या है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। और 78 में क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। एंड आर्टिकल 192 में क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द decision of the questions of disqualification of members of house of the legislature of state. Next question is, under which article of the Indian Constitution there is provision for the high courts for union territories? किस आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में प्रोविज़न दे रखे हैं फॉर द हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज? यूटीज़ के लिए भी हाई कोर्ट होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 241। पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन टेरिटरीज और इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं? आर्टिकल 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, 240 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूटीज़। आर्टिकल 241 में क्या है? हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। 242 में है वो ओमिटेड और रिपील्ड है, मतलब ख़त्म कर दिया गया। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2।
आर्टिकल 148 कैग है. 76 is related to Attorney General of India. 75 clause 1 अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स. और 131 में क्या है, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. 148 कैग. 75 क्लॉज 1 अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स. 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. Then next question is match list 1 with list 2 and select the correct answer. List 1, list 2. Equality before law, Article 14. Right to work, just and human condition of work or free and compulsory education of children. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, राइट टू वर्क आर्टिकल 41, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क 42 में है, प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर किस में है? आर्टिकल 45 में है. जो प्रोविज़न है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन वो ओरिजिनली कहाँ मेंशन करी गई है? आर्टिकल 45 अंडर डीपीएसपी. बट by the 86th Constitutional Amendment Act 2002 से it has been included as a fundamental right under Article 221A and Article 45 में it has been replaced by the provision for early childhood care and education to the children below the age of 6 years. ठीक है. आर्टिकल 21A में क्या है? फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन. और आर्टिकल 45 में क्या है? 6 साल से जो कम के बच्चे हैं उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई है. फिर हमारा आएगा स्केड्यूल से पूछे गए क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज. कौन सा स्केड्यूल है? फर्स्ट में क्या है? स्टेट्स और यूटीज़ की लिस्ट दे रखी है. सेकेंड शेड्यूल में क्या है? लिस्ट द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स. जो पब्लिक ऑफिस हैं, जजेस हैं, कैग हैं, इन सब की सैलरी दे रखी है. थर्ड में क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन है. और फोर्थ में क्या है? और लोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. अगर नया स्टेट ऑफ इंडियन टेरिटरी इज टू बी क्रिएटेड, इफ न्यू स्टेट of the Indian territory is to be created, which of the following schedules of the constitution must be amended? कौन सा amend किया जाएगा? फर्स्ट अमेंड किया जाएगा, पहला स्केड्यूल. फोर्थ स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द allocation of seats for the council of states. The next question is which of the following are enshrined in the third schedule of the Indian constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में क्या क्या आता है इनमें से? फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, form of oath to be made by the Chief Justice of Supreme Court, form of oath of office for the President of India, form of oath to be made by a member of Parliament. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 4. फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो थर्ड शेड्यूल में नहीं आता है. ठीक है. तो देखो थर्ड शेड्यूल में किनकी ओथ और मतलब फॉर्म ऑफ ओथ्स आती है, ओथ्स और एफर्मेशन. जो मिनिस्टर ऑफ यूनियन होते हैं, मिनिस्टर फॉर द यूनियन, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कैग, स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू बी लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट. The form of oath for the President of India has been given in Article 60 of the Constitution, not in the third schedule. जो प्रेसिडेंट की फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन है वो आर्टिकल 60 में दे रखा है, ना कि थर्ड शेड्यूल में. फिर है हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. थर्ड शेड्यूल में क्या दे रखा है? फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन. फोर्थ में ऑलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. सेवेंथ में लिस्ट दे रखी है सब्जेक्ट मैटर्स की ऑफ लॉज टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर.
और 8th में क्या दिया हुआ है, लैंग्वेजेस को कवर किया गया है। थर्ड स्केड्यूल किससे रिलेटेड है, फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन। फोर्थ, allocation of seats in the council of states। सेवेंथ, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज टू बी मेड बाय पार्लियामेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और एट्थ में क्या दिया है, लैंग्वेजेस। फिर आता है हमारा मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अगेन स्केड्यूल्स दे रखे हैं और इधर सब्जेक्ट मैटर्स दिए हैं। 4, 6, 8, 9th। फोर्थ स्केड्यूल में क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सिक्स्थ स्केड्यूल में क्या है, ट्राइबल एरियाज। एट्थ में लैंग्वेजेस हैं। एट्थ में क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। एट्थ में तो लैंग्वेजेस हैं। और नाइन्थ में क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। फोर्थ में ऑलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। सिक्स्थ में ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एएम, टीएम। एट्थ में क्या है, लैंग्वेजेस हैं। और नाइन्थ में क्या है, लैंड रिफॉर्म्स है। द प्रोविजन ऑफ 3 legislative lists in the found is found in the following schedule of the constitution। ठीक है, जो 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, किस स्केड्यूल में है, 7th में। फिर मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है। अगेन 8th में क्या है, लैंग्वेजेस है। 7th में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स है। 9th में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट। और 10th में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगेन 7th स्केड्यूल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, जो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है। 8th में लैंग्वेजेस हैं। 9th स्केड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स है। 10th स्केड्यूल में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, स्केड्यूल और सब्जेक्ट दिए, नॉट करेक्टली मैच बताना है। ठीक, थर्ड में फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन सही है। 10th में प्रोविजंस एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये भी सही है। 8th में लैंग्वेजेस है, ये भी सही है। और कह रहा है कि 9th में अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट है, नहीं, ऐसा तो हमारा 4th में है। तो 9th में क्या है, जो 9th शेड्यूल है वो किससे डील करता है, इट डील विद द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशंस दैट डील विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक, और थर्ड शेड्यूल में क्या है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन है। और फोर्थ शेड्यूल में अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे रखी हैं जो कि रिकॉग्नाइज करी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। एंड 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। इट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिफेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। और ये जो स्केड्यूल है इसको ऐड किया गया था बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। कह रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो नॉट करेक्टली मैच है। फॉरेस्ट हमारा क्या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, हाँ। स्टॉक एक्सचेंज क्या कॉन्करेंट में आएगा, नहीं। स्टॉक एक्सचेंज हमारा किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा। पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स, ये यूनियन में आएगा। और पब्लिक हेल्थ स्टेट में आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की किस लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का क्या सब्जेक्ट है इनमें से, पुलिस, क्रिमिनल मैटर्स, रेडियो टेलीविजन या फिर फॉरेन अफेयर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिमिनल मैटर्स। जो क्रिमिनल लॉज हैं इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंक्लूडेड इन द इंडियन पिनल कोड, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। जबकि पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। फॉरेन अफेयर्स, रेडियो एंड टेलीविजन ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसमें हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में आता है। सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट में आएगा। और लोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट सेकेंड शेड्यूल में है, नहीं, ये हमारा किस शेड्यूल में है, 4th शेड्यूल में है। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में है, सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एजुकेशन जो है इनिशियली
स्टेट सब्जेक्ट था, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। किस अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से। देखो, करेंटली क्या है, 52 सब्जेक्ट्स हैं, डिफाइंड एंड एंटाइटल्ड अंडर लिस्ट 3 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेजिडरी पावर्स। देखो, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट में आएगा, ठीक है। यूनियन लिस्ट में सेंसस आएगा। कंकरेंट लिस्ट में क्या आएगा? पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। और रेजिडरी सब्जेक्ट क्या होगा इसमें से? स्पेस रिसर्च। यूनियन लिस्ट में सेंसस है, स्टेट लिस्ट में पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर है, कंकरेंट लिस्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग है, और रेजिडरी सब्जेक्ट किस में है? स्पेस रिसर्च में। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, वो किससे डील कर रहा है? एंटी डिफेक्शन लॉ से। जो 10th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। इट आउटलाइंस प्रोविजंस टू प्रिवेंट elected representative from switching parties after election, aiming to ensure political stability and loyalty to their party. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not included in the union list in the 7th schedule of the Indian Constitution? इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो 7th schedule of the Indian Constitution में नहीं आता है, यूनियन लिस्ट में नहीं आता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस या फिर गैस? तो करेक्ट आंसर गैस है, ये यूनियन लिस्ट का नहीं पार्ट है, ये किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट का पार्ट है। बैंकिंग, इंश्योरेंस और सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, जबकि हमारा जो गैस है वो स्टेट लिस्ट में आता है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? इनमें से कौन सा स्टेट लिस्ट में है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे पुलिस एंड फॉरेस्ट। तो देखो, जो एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है और जो फॉरेस्ट है, ये आते हैं हमारे कंकरेंट लिस्ट में, जबकि रेलवे पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट लिस्ट? इनमें से कौन सा स्टेट लिस्ट में है? तो देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रेलवे पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में है। कॉरपोरेशन टैक्स और जो सेंसस है ये आएगा यूनियन लिस्ट में। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। फिर से देख लो कि जो रेलवे है वो यूनियन लिस्ट में है, बट रेलवे पुलिस वो स्टेट लिस्ट में है। कॉरपोरेशन टैक्स और सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट में है, लेकिन जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग वाला ऑप्शन है ये हमारा किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में। फिर से पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन लिस्ट थर्ड कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है? क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रिजन्स, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर। जो क्रिमिनल प्रोसीजर है ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, प्रिजन्स और जो पुलिस है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, ये आएगा किस में? कंकरेंट लिस्ट में आएगा। मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन ये हमारे कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट है, एंट्री नंबर 5 7th शेड्यूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स। कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आएगा? ट्रेड एंड कॉमर्स, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, सक्सेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सक्सेशन। ट्रेड एंड कॉमर्स किस में आएगा? ट्रेड एंड कॉमर्स आएगा यूनियन लिस्ट में। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ एंड अदर गुड्स अंडर एंट्री 18। अगर हम देखेंगे कि जो फूड स्टफ का अडल्ट्रेशन है और अदर गुड्स का, वो एंट्री नंबर 18 एंड सक्सेशन जो है वो एंट्री नंबर 5, ये आएगा कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है।
इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है, एंट्री नंबर 42, ये यूनियन लिस्ट के अंडर है। जबकि इंट्रा स्टेट ट्रेड एंट कॉमर्स जो है वो एंट्री नंबर 33 कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक, इसको पढ़ लेना है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ। जो सिक्स शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ट्राइबल एरियाज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, उनमें कौन से स्टेट हैं? तो जिसका शॉर्ट फॉर्म बताया था AMTM। AMTM में क्या आता है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। कहाँ कहाँ? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। जो सिक्स शेड्यूल का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इज टू सेव एंड मेंटेन ट्राइबल कल्चर। ट्राइबल कल्चर को सेव करना, मेंटेन करना। आर्टिकल 244 क्लॉज 2, 275 क्लॉज 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल। उसमें क्या है? सिक्स शेड्यूल के प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रोविजंस हैं ऑफ द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो भी उसमें स्टेट्स दिए होंगे उसमें त्रिपुरा भी है, तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन द। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने के लिए जो स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज हैं उनको किस में इंक्लूड किया गया है? सेवन्थ शेड्यूल में, नाइन्थ शेड्यूल में, एट्थ में, या फिर 10th में? तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा शेड्यूल 9। लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी एबोलिशन हैव बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बाय शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको लाया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन जून 1951 में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलो केस जो है वो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दैट इज 9th शेड्यूल। कोलो केस एक लैंडमार्क केस है जो कि क्या बताता है? विच अपहेल्ड द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू लॉज। जो कि जुडिशरी की अथॉरिटी को अपहेल्ड करता है कि वो लॉज को रिव्यू कर सकती है, उन लॉज को भी दैट वंस अंडर 9th शेड्यूल, जो 9th शेड्यूल के अंडर है। जैसे अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑल्सो नोन एज द 9th शेड्यूल केस भी इसको कहा जाता है। इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्लेस्ड। एंटी डिफेक्शन लॉ का हमें याद रखना है किसमें है? 10th शेड्यूल में। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10th शेड्यूल जो है उसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें प्रोविजंस है रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, और बता रखा है, प्रोसेस बताया गया है कि जिससे प्रोसेस बाय विच जो लेजिस्लेटर्स हैं मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। जो लेजिस्लेटर है उनको डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 11th कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है? म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, या फिर रिमूवल ऑफ करप्शन। 11th शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। द 11th शेड्यूल वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। और इसमें क्या है? इट कंटेन्स अ टोटल ऑफ 29 सब्जेक्ट्स। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। तो ये अलग से भी पूछा गया है कि हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 29। तो नेक्स्ट है द प्रियम्बल। प्रियम्बल में पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड्स टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम प्रियम्बल, ये स्टेटमेंट तो सही है। इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, ये भी सही है। इट कांट बी अमेंडेड, तो क्या इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है? ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर लिखा है कि प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 to 4। The objectives resolution moved by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 was
unanimously adopted by the Constituent Assembly on 22 January 1947. ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था, जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया था, और यही जो रेजोल्यूशन है वो बाद में प्रियम्बल का फाउंडेशन बना। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन केशव नंदा भारतीय केस, केशव नंदा भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हम क्या कैसे यूज़ करेंगे, इट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द एम्बिगुअस एरियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रियम्बल का अमेंडमेंट जो है वो पॉसिबल है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल को अमेंड भी किया गया है। इसमें क्या किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स को ऐड किया गया था। ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर का होता है। नॉन जस्टिसिएबल नेचर का क्या मतलब है कि इसमें इसके जो प्रोविजंस हैं वो हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि प्रियम्बल में ऐसा ऐसा लिखा है तो फिर ये फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है, ठीक है, वो डिस्क्रिशन पे होता है। इट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दस इन द इसीलिए ऊपर जो 1 2 3 4 जो है वो हमारे करेक्ट है। What is the legal nature of the preamble of the constitution? It is not enforceable. ये enforceable नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, क्या था इंडियन रिपब्लिक का जब इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। व्हेन अडॉप्ट नहीं किया गया था, क्या किया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आया था। अडॉप्शन डेट क्या है, 26 नवंबर 1949। तो 26 जनवरी 1950 को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उस टाइम पे क्या था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट से सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स को ऐड किया गया। Then next है, in the preamble of the constitution adopted on 26 November 1949, which word या words was were not present, कौन से word या words जो है वो present नहीं थे उस टाइम पे, सोशलिस्ट नहीं था, सेक्युलर नहीं था, इंटीग्रिटी नहीं था, रिपब्लिक वॉज देयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट ऑर्डर हमें लगाना है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसको कैसे लगाएंगे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। अब एक बार हम प्रियम्बल देख लेते हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice कैसा होना चाहिए, social, economic and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all। fraternity कैसा होता है, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो 26 November 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, ये कैसे पता चलता है हमें, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ये जो वर्ड सेक्युलर है इसको इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल में, कब, बाय द 42nd अमेंडमेंट से। Words secular and socialist were added to the preamble by the 42nd Amendment Act। अगेन आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द preamble। इन 1975 में कौन सा वर्ड नहीं था, इंटीग्रिटी नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द preamble इन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन से वर्ड आए, सोशलिस्ट आया था, सेक्युलर आया था, ठीक है। गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर एश्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है, सिक्योर करना, एश्योर करना अपने सिटीजन्स को, कैसे, जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या फिर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये सभी करेक्ट आंसर है। जैसा कि अभी हमने प्रियम्बल में पढ़ा,
जस्टिस कैसा होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. फिर है हाउ many types of justice, liberty, equality and fraternity in that order have been mentioned in the preamble of the Constitution of India. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3521। कैसे? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके के जस्टिस दिए हैं, 5 तरीके की लिबर्टी दी है, 2 टाइप्स की इक्वालिटी दी है और 1 तरीके की फ्रेटर्निटी दी है। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर होगा 3। ठीक है, कौन सी जस्टिस है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अगेन सेम क्वेश्चन है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस से रिलेटेड जस्टिस कितने तरीके की है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। अब ये बता रहा है कि कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है टर्म सेक्युलर का। सेक्युलर मतलब क्या है? कि इंडिया में बहुत से रिलीजन है या इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम है। फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका करेक्ट आंसर होगा कि कोई भी रिलीजन ऑफ द स्टेट नहीं है। ठीक है, इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, सबको इक्वालिटी मिलेगी। ये होता है सेक्युलरिज्म का मतलब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मेंशन नहीं है? फेडरल मेंशन नहीं है, डेमोक्रेटिक, सोशल, सॉवरेन, सेक्युलर, ये सभी वर्ड्स तो हैं। Which one of the following liberty is not embedded in the preamble of the constitution? कौन सी लिबर्टी नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है। Which among the following is not mentioned in the preamble of the constitution? क्या मेंशन नहीं किया गया है? रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं करी गई है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? विच पार्ट, किस पार्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रियम्बल। ठीक है, विच आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 32 है। एक बार ये देख लेते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कहा किसने है? के एम मुंशी ने कहा है। ये मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमिटी के। इन्होंने प्रियम्बल को डिफाइन किया है एज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, सुभाष कश्यप ने क्या कहा है? सुभाष कश्यप ने यह कहा था, मेंशन दैट इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी देन प्रियम्बल इज द सोल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पूरी बॉडी है तो प्रियम्बल उसकी आत्मा है। इफ द प्रियम्बल इज अ फाउंडेशन देन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्ट्रक्चर और बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन इट। ओके, 16 अभी मैंने बताया कि अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 जो है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। In which case did the Supreme Court first declare that preamble is not the part of the Constitution? कौन सा केस है जिसमें सबसे पहले ये डिक्लेयर किया गया था कि पहला ऐसा केस जिसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? दैट इज बेरूबरी का केस है। इन द बेरूबरी केस 1960 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि प्रियम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The next question है in which of the following cases Supreme Court held that preamble forms part of the Constitution? किस केस में ये कहा गया कि preamble जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। बुमाई SR बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो 1994 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर केशव नंदा भारतीय केस आता है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस। मतलब ये तो पहले ही आता है, SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो 1994 का केस है ना। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो केस है ये 13 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझाया गया, लाया गया। ठीक है, और प्रियम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ऐसा किस केस में कहा गया था? केशव नंदा भारतीय केस में। देन नेक्स्ट है द आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलॉबरेटेड इन। जो आइडियाज हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं प्रीएम्बल के, वो और ज़्यादा इलाबरेट कहाँ पे किए गए हैं? द चैप्टर ऑन डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है? टू सिक्योर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स होना चाहिए। तो ये सब हमारा कहाँ है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी में दिया हुआ है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन। जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस में रिफ्लेक्ट करता है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो बुक खोलते ही सबसे पहले क्या आएगा? प्रीएम्बल आएगा। तो प्रीएम्बल एक तरीके से उसका इंडेक्स है, इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि अंदर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, दैट इज इन प्रीएम्बल। तो द प्रीएम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो एक तरीके से क्या है? इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, सही है। इट इज इंपॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी, describes the aim of governance, helps to give a judicial meaning to our constitution। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें देखो सब सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है, सब करेक्ट है, ऑप्शन में है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4। एंड इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, इंपॉर्टेंट तो है ही, उसकी भी यूटिलिटी है, गवर्नेंस के एम्स को डिस्क्राइब करता है और हेल्प करता है टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, इसमें से कौन सा करेक्ट है? social equality is not guaranteed in our constitution, social equality already existed in our country। अरे ये तो ऐसी गलत हो जाना है कि सोशल इक्वालिटी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती थी, आज भी नहीं करती है। सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन है फिर किस लिए? तो ये भी गलत हो गया, नन ऑफ द अबव तो गलत ही है। नो सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया ही क्यों गया है? ताकि सोशल इक्वालिटी को गारंटी किया जा सके, ठीक है, उसका एनफोर्समेंट सही से हो सके, हालांकि हो नहीं रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल इक्वालिटी को गारंटी करता है। सोशल इक्वालिटी हैज़ बीन गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर राइट टू इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14 to 18। प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका भी एम क्या है? सोशल इक्वालिटी। तो फिर अब इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट द गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है।